हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर फर्स्ट है, विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इसकी 14 क्लासेस करवा दी गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। आज ये क्लास नंबर आपकी 15 रहेगी। इससे पहले जो 14 क्लासेस करा दी गई हैं वो आपने नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट बनी हुई है। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और यहाँ से आपके पिछले साल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है विद्यालय वित्त, यानी कि स्कूल फाइनेंस क्या होता है, इसको समझेंगे, इसके स्रोत क्या होते हैं, एंड विद्यालय बजट क्या होता है, बजट का क्या अर्थ है। देखिए, यही क्वेश्चन सेम पूछे गए थे आपसे। ये आप देख पा रहे हैं, आपके सामने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें एक तो क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा गया था। ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, बजट का क्या अर्थ है और शिक्षा वित्त से आप क्या समझते हैं। ओके, तो बजट का क्या अर्थ है, शिक्षा वित्त से आप क्या समझते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इसी का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ, स्कूल फाइनेंस क्या होता है। स्कूल फाइनेंस, विद्यालय वित्त, आय के स्रोत, व्यय की मदों से आप क्या समझते हैं। तो कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि यहाँ से आपका जो टॉपिक मिला था वो कितने नंबर का मिला था, 15, ये 15 और प्लस यहाँ से 1 नंबर में 5, 20 नंबर आपको इसी टॉपिक से मिले थे लास्ट ईयर। तो इस तरीके से आज का जो ये टॉपिक है ये 20 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का, 20 नंबर का टॉपिक है, ठीक से समझिएगा। बात करेंगे विद्यालय वित्त, स्कूल फाइनेंस क्या होता है। विद्यालय वित्त से अभिप्राय उस निवेश से है, उस निवेश से है जो शिक्षण संस्थाएं शिक्षा प्रबंधन के लिए अथवा व्यवस्था के लिए मानवीय संसाधनों जैसे कि प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक हैं, अन्य जो कर्मचारी गण हैं, और भौतिक संसाधनों यथा भौतिक संसाधन में जैसे आपका भवन बिल्डिंग हो गई, उपकरण हो गए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, चॉक स्ट्रैप बोर्ड फर्नीचर हो गया, इस पर करती है। ठीक है। और अतः विद्यालय शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला धन है जिसमें आय और व्यय का भाव निहित होता है। यानी कि आय और व्यय क्या है, आय और व्यय जो है वो एक तरीके से एक विवरण है। आय और व्यय क्या है, एक विवरण है जिसके बेस पे किसी व्यक्ति या संस्था में होने वाला जो व्यय है उसका अनुमान लगाया जाता है। ओके, और हर विद्यालय में आय और व्यय का विवरण प्रशासनिक दृष्टि से 1 साल के लिए बनाया जाता है कि 1 साल में विद्यालय में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितनी बचत हुई है ना, कितना पैसा कहाँ लगा, और ये इसी को फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि विद्यालय वित्त क्या होता है। विद्यालय वित्त का मतलब वो निवेश है जो निवेश हम कहाँ करते हैं, वो निवेश हम शिक्षण संस्थाएं कहाँ करती हैं, शिक्षा प्रबंधन के लिए, यानी कि व्यवस्था के लिए, चाहे वो मानवीय संसाधन टीचर्स पर खर्च करती हैं, प्रिंसिपल पर खर्च करती हैं, जो बाकी कर्मचारी गण हैं वहां वो पैसा खर्च होता है। जो भौतिक संसाधन है, बिल्डिंग बना ली गई, उपकरण ले आए गए, है ना, तो इन सब चीजों पर वो पैसा खर्च होता है। वो निवेश हो गया विद्यालय का, क्या हो गया, वो निवेश हो गया। ठीक है। तो यहां से हमने विद्यालय स्कूल फाइनेंस को समझा। अब विद्यालय वित्त के स्रोत क्या होते हैं, पैसा कहां से आता है, इन सब चीजों को समझते हैं। बात करते हैं सोर्सेस ऑफ स्कूल फाइनेंस, और आज हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 4th यूनिट बचेगी, लास्ट यूनिट। देखिए, शैक्षिक कार्यों को, जो भी हमारे शिक्षा से संबंधित कार्य हैं, उनको वित्तीय वर्ष में, जो हमारा वित्तीय वर्ष है, जो पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है, ओके, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है भाई, जितना भी आय व्यय होता है, पूरा 1 साल का ब्यौरा होता है, उसकी बात हो रही है। पूरे वित्तीय वर्ष में संपन्न कराने के लिए जो धन प्राप्त होता है वह वर्ष की शैक्षिक आय कहलाती है। हमारी शिक्षा से संबंधित हमारी संस्था में जितना पैसा आया, ठीक है, वो पैसा कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ खर्च होना है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं हमारे फाइनेंशियल ईयर में। तो उस वित्तीय वर्ष में संपन्न कराने के लिए जो धन प्राप्त होता है वो शैक्षिक आय कहलाती है। क्योंकि यदि ये धन प्राप्त नहीं होगा तो मानवीय संसाधन कहाँ से आएंगे, टीचर्स कहाँ से आएंगे, है ना, बाकी कर्मचारी कहाँ से आएंगे, बिल्डिंग कहाँ से बनेगी, फर्नीचर कहाँ से आएगा। तो ये धन प्राप्त हुआ, ठीक है, ये शैक्षिक आय हो गई। और वे साधन या अभिकरण तथा मद जिनसे पैसा आता है, जिनसे आय प्राप्त होती है, उन्हें शैक्षिक आय के स्रोत कहा जाता है। अब ये पैसा कहाँ कहाँ से आता है,
इन स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक स्रोत जिसको पब्लिक सोर्स कहते हैं, दूसरा निजी स्रोत जिसको प्राइवेट सोर्स कहते हैं। अब सार्वजनिक स्रोत में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सार्वजनिक स्रोत में आपका एक तो आ गया इस स्रोत के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसको कहते हैं, यानी कि एनसीईआरटी, और स्थानीय शासन यथा जैसे नगर पालिका है, जिला परिषद है, और ग्राम पंचायतों में विदेशी सहायता से जो धन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सार्वजनिक स्रोत कहते हैं। ये पब्लिक रिसोर्स होता है, इसको इंग्लिश में पब्लिक रिसोर्स कहते हैं। जो पैसा हमारा इन सब जगहों से आता है वो सार्वजनिक स्रोत है ना। और जो विदेशी सहायता की बात इसमें हुई, जो जैसे विदेशी सहायता यहाँ पे ये लिखा हुआ है, विदेशी सहायता के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों का यहाँ आना, शिक्षकों का आदान प्रदान, उपकरण हो गए, पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज आदि, ये सब चीजें देना, विशेष कार्यक्रम के लिए धन जुटाना, विदेशों से अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां आदि, ये सब चीजें आती हैं। तो ये विदेशी सहायता हो गई, ये सार्वजनिक स्रोत हो गए, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, है ना, एनसीईआरटी हो, इन सब चीजों से जहां से पैसा आता है ग्राम पंचायतों से, ये सार्वजनिक स्रोत हो गए। निजी स्रोत में क्या चीजें हो गई? विद्यालय का जो अपना स्रोत है पैसा आने का, वो है इसके अंतर्गत स्थायी निधि, शाला शुल्क, यानी कि शाला शुल्क आपकी स्कूल की फीस, चंदा, और जो दान विद्यालय को दिया जाता है, और जो जुर्माना लगाया जाता है, टीचर लेट आए, है ना, तो टीचर पर जुर्माना लगा दिया गया, आप लेट आए हैं 50 रुपए फाइन आपसे पड़ेगा। बालक ने कोई कुर्सी तोड़ दी, 500 रुपए चार्ज उस पर लगा दिया, आपके बच्चे ने कुर्सी तोड़ दी, उसका 500 रुपए ले लिया गया, है ना। या बालक ने कोई नुकसान कर दिया विद्यालय में, या बालक ने अधिक छुट्टियां मार दी, तो ऐसा विद्यालय में होता है कि ज्यादा छुट्टियां करेगा तो फीस फाइनेंस लग जाता, यानी कि फाइन लग जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे जुर्माना लगाया जाता है, वो जो पैसा आता है वो निजी स्रोत है। और भी कुछ ऐसे ही स्रोत होते हैं, शैक्षिक अनुदान, ये सब हमारे क्या होते हैं? निजी स्रोत होते हैं। तो ये आपने सोर्सेज जाने कि कहाँ कहाँ से विद्यालय में पैसा आता है, सार्वजनिक स्रोत भी जान लिए, और जो विद्यालय के अपने निजी होते हैं प्राइवेट, वो भी आपने समझ लिए। अब हम बात करते हैं जो विद्यालयी बजट निर्माण प्रक्रिया जो होती है, इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारा बजट आता है कि आखिर बजट क्या है, व्हाट इज बजट, मीनिंग ऑफ बजट। आपने नाम तो बहुत सुना होगा कि बजट क्या है। देखिए बजट क्या है? बजट एक वर्णन है, एक कथन है, एक विवरण पत्र है, ओके, जिसमें एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर अथवा निश्चित अवधि की आय और व्यय का अनुमान होता है। एक निश्चित अवधि होती है, इतना पैसा यहाँ लगेगा इतने साल में, है ना, एक निश्चित कर दिया गया। एक निश्चित अवधि होती है, एक समय फिक्स कर दिया जाता है। उस समय में खर्च होने वाली जो आय है, जो पैसा है, जो धन है, वो फिक्स कर दिया जाता है। अतः बजट में वित्तीय व्यवस्था का प्रतिवेदन, वित्तीय व्यवस्था का अनुमान और वित्तीय कार्यक्रमों का प्रस्ताव सम्मिलित रहता है। ठीक है, इस प्रकार वार्षिक आय और व्यय के विवरण पत्रों को ही बजट कहते हैं। हमारा जो पूरे साल में जो पैसा आया, जो खर्च हुआ, उसके जो विवरण पत्र होते हैं, ठीक है, उसमें डिटेल दी जाती है कि इतना पैसा यहाँ खर्च होगा, इतना यहाँ खर्च हुआ, इसी को बजट कहा जाता है ना। और वो जो पैसा होता है एक निश्चित अवधि में निश्चित धन होता है। और विद्यालय बजट जो है, इसमें अगर हम बात करें तो बजट को मुख्यतः 3 भागों में तैयार किया जाता है। एक तो शैक्षिक योजना, दूसरा व्यय योजना, और तीसरा है हमारा आय योजना। अब इसमें और आगे इसको समझते हैं। देखिए विद्यालय बजट विद्यालय के आधार पर तैयार किया जाता है। जिस विद्यालय की जैसी जरूरत, उसको उतने पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसके हिसाब से बजट तैयार किया जाता है। जितनी जरूरत उसके हिसाब से बजट तैयार किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आय और व्यय भी निश्चित किया जाता है कि इसमें कितना पैसा आया, कहाँ गया, कैसे आया, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कहाँ कहाँ खर्च होना है। शैक्षिक योजना में जो भी पाठ्यक्रम संचालित हैं, तो संचालित पाठ्यक्रम भावी पाठ्यक्रम, संबंधित योग्यता का स्टाफ और मंत्रालय स्टाफ आदि की आवश्यकता के आधार पर, और जो अन्य जो खर्च होते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और ये जो व्यय होते हैं, ये व्यय अनुदान पर आधारित होते हैं, और ये अनुमान शैक्षिक कार्यक्रमों के आधार पर लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं
और जैसे अगर बजट के प्रकार की बात कर ली जाए तो बजट में नियमित बजट भी आता है, दीर्घकालीन बजट भी आता है, भवन बजट भी आता है, विभागीय बजट भी आता है, तो उसको फिर बाद में समझेंगे। अब इसकी बात आती है विद्यालय बजट की प्रक्रिया क्या है। जो विद्यालय बजट की प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले प्रोसेस ऑफ स्कूल बजट बनाने की, अच्छा हमने आपको बताया नहीं कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको यहाँ से कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। कंप्लीट नोट्स जो होते हैं उसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, प्लस उसमें जो है क्वेश्चन आंसर चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बजट बनाने की तैयारी, बजट बनाने की तैयारी के अंतर्गत शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बजट बनाने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि शिक्षा का लक्ष्य क्या है, शिक्षा की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, पैसा कहाँ कहाँ खर्च होना है, कितना खर्च होना है, किस काम में पैसा लगना है, शैक्षिक कार्यक्रम कौन कौन से हैं, किस कार्यक्रम पर कितना धन खर्च होगा, शिक्षा से संबंधित योजनाएं क्या हैं आदि का उद्देश्यों के अनुरूप निश्चय करना होता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में आप रखेंगे तभी बजट बना पाएंगे और तभी अच्छा बजट भी बन पाएगा। आपने लक्ष्य जो है लक्ष्य को ध्यान में रखा, आपने आवश्यकता को ध्यान में रखा, किन किन चीज़ों की नीड है, आपने उन कार्यक्रमों पर खर्च होने वाले पैसे को भी ध्यान में रखा और आपने शैक्षिक योजनाओं को भी ध्यान में रखा, है ना। इतना बजट बनाया जाए कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी आराम से पूर्ति हो सके उन उद्देश्यों की, ठीक है। दूसरा है बजट की संरचना, यानी कि आय और व्यय का संतुलन। आय और व्यय का यदि संतुलन नहीं होगा तो चाहे विद्यालय का बजट हो, चाहे हमारे घर का बजट हो, यदि संतुलन नहीं है तो वो डगमगा जाएगा, गिर जाएगा, यानी कि डाउन चला जाएगा। कैसे भाई, आपके घर में जितनी आपकी इनकम है अगर आप उससे अधिक पैसा खर्च कर देंगे तो क्या है, आप परेशान रहेंगे, है ना। आप जो है कि आप, या इसका मतलब आप संतुलन नहीं बना पाए, जितनी कमाई उसके हिसाब से खर्च करना चाहिए। बजट की संरचना, बजट की संरचना में आय और व्यय प्रमुख कारक होते हैं। भाई मेन चीज तो यही होती है। इन कारकों के भी दो भाग होते हैं, एक तो आवर्तक, दूसरा अनावर्तक, ठीक है। देखिए अब इसमें व्यय के अंतर्गत क्या है कि प्रथम आवर्तक व्यय में शिक्षकों अथवा अन्य स्टाफ का वेतन, सफाई, मरम्मत आदि पर होने वाला जो खर्च होता है वो आपका आवर्तक व्यय में आता है। दूसरा अनावर्तक व्यय हो गया। अनावर्तक में इस व्यय से स्थायी परिसंपत्तियां बनती हैं, इसका भौतिक प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। इसमें जो है कि भवनों का निर्माण होता है, उपकरण और फर्नीचर खरीदे जाते हैं, खेल के मैदान का निर्माण होता है, खेल के मैदान में जो कुछ खेलने वाली चीज़ें हैं, है ना, जो स्टैंड वगैरह हैं वो लगाए जाते हैं, उन पर इसका पैसा खर्च होता है। और आय के मुख्य स्रोत में जैसे जो निजी विद्यालयों के जो मुख्यतः जैसे स्थायी निधि हमने बताया था, शिक्षण शुल्क है, दान और चंदा है, दंड अनुदान, ये सभी विद्यालय के मुख्य स्रोत होते हैं, वहाँ से पैसा आता है ना। तो इस तरीके से इसकी एक संरचना तैयार की जाती है। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे। तीसरा है बजट का अंतिम रूप। हम बजट को कैसे देते हैं। बजट का जो अंतिम रूप होता है, बजट में आय के प्रमुख स्रोतों का विवरण संक्षेप में देने के साथ ही उन मदों की जो मदें होती हैं उनकी भी संक्षिप्ति कर देनी चाहिए। आय व्यय का योग लगभग बराबर होना चाहिए, जितना पैसा आ रहा है उतना उसके हिसाब से खर्च होना चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं होना चाहिए कि जितना आ रहा है टोटल खर्च हो जाए, है ना, बचत भी होनी चाहिए, तभी बजट संतुलित कहलाता है। आवश्यकता के अनुसार बजट में अचानक खर्च की व्यवस्था भी करनी चाहिए कि अगर कभी अचानक एकदम से जरूरत पड़ जाए तो कुछ पैसा ऐसा स्टोर रखना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वो काम आ जाए, जिससे प्रशासनिक कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बजट की स्वीकृति की अगर बात करें, बजट को अंतिम रूप प्रदान करने के पश्चात उसे प्रशासकों और विशेषज्ञों की समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि भाई इन आवश्यकताओं, उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया है, इतना बजट बन रहा है, अब आप लोग इस पर फाइनल मोहर लगाइए और उसके सुझावों के आधार पर संशोधन किया जाना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज़ कम रह गई है, कोई चीज़ कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उसमें संशोधन भी किया जाना चाहिए।
बजट का क्रियान्वयन यानी कि बजट को अपने व्यवहार में लाना। अगर जब बजट एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग धन का खर्च किया जाता है। बजट को व्यवहार में लाने में व्यय की तुलना में आय के स्रोतों का अधिक महत्व है। देखिए, खर्च की तुलना में सबसे ज़्यादा महत्व ये है कि आखिर आय के स्रोत क्या है, पैसा आएगा कहाँ से। ओके, तो ये हमारा था बजट निर्माण की प्रक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें हमारा आएगा विद्यालय की वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, विद्यालय की वृद्धि और जो डेवलपमेंट है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद भर्ती क्या होती है, कैसे भर्ती होती है, भर्ती के स्रोत क्या होते हैं, फिर स्टाफ अप्रेजल को समझेंगे, फिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, कर्मचारियों को सिलेक्शन कैसे होता है, फिर हमारी ये यूनिट आज खत्म हो जाएगी। आइए समझते हैं। देखिए, बजट की प्रक्रिया हमने समझ ली। अब बात आती है विद्यालय की वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट। विद्यालय की वृद्धि से अभिप्राय है किसी शैक्षिक संस्था के आकार में वृद्धि। कोई शैक्षिक संस्था है, अब उसके आकार में कुछ वृद्धि की जा रही है, उसके वातावरण और स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य से अभिप्राय संगठन की नियमितता से है। इस प्रकार किसी विद्यालय के छात्रों की संख्या में वृद्धि होना, शिक्षकों में वृद्धि, उपकरणों में वृद्धि, संरचना आदि में वृद्धि विद्यालय की वृद्धि कहलाती है। भाई, आपका विद्यालय अच्छा चल रहा है, विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। जब छात्रों की संख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है आप विद्यालय का भवन भी बड़ा करेंगे, है ना। मान लीजिए आपके विद्यालय में पहले 200 बच्चे आते तो आपने उसके हिसाब से कमरे बनाए थे, अब बच्चे बढ़ गए 300 हो गए, तो उसके हिसाब से आप बैठने की व्यवस्था बनाएंगे, फर्नीचर लाएंगे, है ना, टीचर्स बढ़ाएंगे। तो ये क्या है, ये विद्यालय की वृद्धि कहलाती है ना। आप जैसे विद्यालय का विकास, डेवलपमेंट से मतलब है परिवर्तन से। ये परिवर्तन विद्यालय की संरचना में होता है, उसके आकार में होता है, उसके कार्य की प्रगति में होता है ना। भाई, अगर जो है कि आपका रिजल्ट पहले जाता था 70%, है ना, 75%, कभी जो है 60% रह गया, कभी 65% रह गया, है ना, इससे अब बढ़ा 70-75, अब उसके बाद अब जाने लग गया आपका रिजल्ट 90%, 85%, है ना, 92%। ये वृद्धि नहीं हो रही है, ये आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब रिजल्ट अगर इतना बढ़िया जाने लग गया तो ये वृद्धि हो रही है, ये आपका परिवर्तन हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है, आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ओके, तो उसके आकार में होता है, उसके कार्य की प्रगति में होता है। विकास विद्यालय की ऐसी क्षमता है जो अधिक गति प्रदान करे, अधिक विस्तार दे और अधिक सुविधाएं भी प्रदान करे। इस तरीके से विद्यालय में डेवलपमेंट होता है। अब टॉपिक हमारा आता है रिक्रूटमेंट का, यानी कि भर्ती प्रक्रिया का। देखिए, आजकल हर व्यक्ति इंतजार कर रहा है कब भर्ती आए, कब हमारा सिलेक्शन हो, कब हमको नौकरी मिले, है ना। इसी के पीछे तो सभी विद्यार्थी भाग रहे हैं। भर्ती उन उम्मीदवारों की पहचान करने की प्रक्रिया है जो उचित रूप से नौकरी रिक्तियों का भरने में सक्षम है, जो उचित रूप से नौकरी रिक्तियों को भरने में सक्षम है, नौकरी के लिए जो पद खाली हैं उनको भरने में सक्षम है ना। उन उम्मीदवारों की ये पहचान होती है। दूसरे शब्दों में, भर्ती का प्राथमिक उद्देश्य उन आवेदकों को आकर्षित करना है जो रिक्तियों को भरने के लिए सर्वश्रेष्ठ योग्यताएं रखते हैं। एक सुनियोजित और अच्छी तरह से संचालित भर्ती प्रणाली योग्य आवेदकों की आवश्यकता संख्या उत्पन्न करती है। योग्य आवेदकों में से अच्छे आवेदकों का चयन ये सुनिश्चित करता है कि काम पर रखे गए लोगों में संस्थान की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है भी या नहीं है। यह प्रभावी चयन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जितना चयन प्रक्रिया जितनी इफेक्टिव होगी, हमें उतने ही ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे, जिससे हमारा जो आगे का काम है, जो भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, उसके बाद उनको जिस भी फील्ड में रखा जाएगा उस फील्ड में बेहतर करेंगे। भर्ती के स्रोत क्या क्या होते हैं, हम कैसे भर्ती कर सकते हैं, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है। भर्ती के स्रोत आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकते हैं। किसी विशेष नौकरी के लिए आवश्यक पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध हैं। कैसे, एक तो आंतरिक भर्ती होती है। आंतरिक भर्ती कैसे होती है, आइए इसको समझते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट, जिसमें पदोन्नति प्रमोशंस होते हैं। देखिए, जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे बड़े पद पर भेज दिया जाता है और उसका पद खाली हो जाता है, जहां दूसरे व्यक्ति को मौका मिल जाता है। ये आंतरिक भर्ती के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए
आप पहले आपने 4-6 साल प्राइमरी में पढ़ाया है ना, आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर थे, और फिर वही जो है प्रमोट होकर के 6 से 8 तक चले जाते हैं, और जो 6 से 8 वाले थे वो अब 10th टू 12th पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, 9th टू 10th पढ़ाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रमोशन होता चला गया, ये पद खाली होते चले गए और पीछे वाला इनको भरता चला गया, ये पदोन्नति हो गई। सेवानिवृत्त जो लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं उनका पद खाली हो जाता है। जब किसी पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होती है तब ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवा में विस्तार दिया जा सकता है। ये भी आंतरिक भर्ती होती है, यानी कि जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है और आप जो है रिटायरमेंट होने वाले थे, लेकिन अब कोई अगर बंदा नहीं मिल रहा है ना, वो पद खाली है, तो आपको उसके जगह पर और आगे बढ़ा दिया जाएगा। पूर्व कर्मचारी, फॉर्मर एम्प्लॉयज़, औपचारिक कर्मचारी जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अच्छा काम किया था, उन्हें वापस बुलाया जा सकता है और उन्हें अच्छा वेतन और प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सकता है। ट्रांसफ़र की बात करें तो संस्थान में किसी पद के रिक्त होने पर कर्मचारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र भी किया जाता है। बाहरी भर्ती कैसे होती है? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की अगर बात करें, एक तो प्रेस विज्ञापन के माध्यम से, प्रेस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से यह रिक्त पदों का प्रचार करता है, जो पद खाली हैं उनका प्रचार करता है और नौकरी विवरण के बारे में उम्मीदवारों को जानकारी भी प्रदान करता है। कैंपस इंटरव्यू जो होते हैं, संगठन के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से विभिन्न संस्थानों का दौरा करते हैं, ठीक है, और साक्षात्कार के माध्यम से किसी विशेष पद के लिए जो छात्र इस काम के लिए पात्र होते हैं, जो योग्यता रखते हैं, उनका चयन करते हैं। छात्रों को खुद को साबित करने और अच्छी नौकरी के लिए चुने जाने का अच्छा मौका भी मिलता है। स्थानन एजेंसियां, प्लेसमेंट एजेंसीज उम्मीदवारों को एक डाटा बैंक उनके चयन उद्देश्य के लिए संगठनों को भेजा जाता है और एजेंसियों को कमीशन भी इसके लिए मिलता है। जो रोजगार कार्यालय होते हैं वहाँ से भी भर्ती होती है। नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार अपने व्यक्तिगत विवरण के साथ अपने कागज़ वगैरह जो हैं, जो उनकी डिग्री हैं, उनको लेकर के सरकारी रोजगार कार्यालयों में अपना पंजीकरण कराते हैं। और वॉक इन इंटरव्यू जो होता है, ये साक्षात्कार संगठनों के द्वारा निर्धारित दिन और समय पर घोषित किए जाते हैं और चयन के लिए आयोजित भी किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी बाहरी भर्ती प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से ये भर्ती के सोर्सेस हैं और भर्ती होती है। अब बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है स्टाफ अप्रेजल क्या होता है, अध्यापक मूल्यांकन क्या होता है। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको त्रिध्रुवीय कहा गया है। त्रिध्रुवीय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एक तो शिक्षक होता है, दूसरा कौन होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है, और तीसरा पाठ्यवस्तु। ठीक है, ये पाठ्यवस्तु, ये 3 चीज़ें होती हैं, तभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा आगे बढ़ पाता है। यदि इसमें से किसी एक को कम कर दे, मान लीजिए अगर शिक्षक है और पाठ्यवस्तु है, शिक्षार्थी नहीं है, तो शिक्षक उस पाठ्यवस्तु के माध्यम से किसको पढ़ाएंगे? खुद पढ़ेंगे, है ना। शिक्षार्थी नहीं है तब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। पाठ्यवस्तु नहीं है तो शिक्षक और शिक्षार्थी क्या करेंगे? शिक्षक नहीं है तो शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु क्या करेंगे? इस तरीके से त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जो 3 इसके स्तंभ हैं, जिसके 3 ध्रुवों में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल है। शिक्षक और छात्र टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सजीव ध्रुव माने गए हैं। शिक्षण के समय यदि शिक्षक अधिक सजीव और सक्रिय रहे तो वो छात्रों को भी सक्रिय और उत्साही बना सकता है। छात्रों के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव शिक्षक का पड़ता है। कुशल एवं प्रभावशाली शिक्षक अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और गुणों के कारण छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकते हैं। शिक्षक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, शिक्षक मूल्यांकन के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उपचारात्मक उद्देश्य। शिक्षक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों की कमियों को सुधार कर उन्हें प्रभावशाली शिक्षक बनाना है। देखिए, जो शिक्षक मूल्यांकन का मतलब ही यहीं पे ये है कि टीचर का मूल्यांकन किया जाता है कि कोई टीचर है वो अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ कहाँ उसकी कमियां रह गई हैं, कैसे उनको सुधारा जा सकता है, उन कमियों को दूर किया जा सकता है ताकि वो और बेहतर कर सकें। ठीक है, इसलिए विकासात्मक उद्देश्य जो होता है, शिक्षकों के शिक्षण में सुधार करके उनके गुणों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। नवाचारात्मक उद्देश्य जो होते हैं, शिक्षण की भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षकों को नए नए जो टीचिंग स्किल्स हैं उनमें पारंगत होने के लिए उत्साहित किया जाता है। इसीलिए शिक्षक मूल्यांकन किया जाता है और फिर ये उसके पीछे उद्देश्य छिपे रहते हैं।
टीचर का उत्तरदायित्व क्या होता है, शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होता है? देखिए, शिक्षक का सबसे मुख्य काम है छात्रों को उचित अधिगम अनुभव प्रदान करना, है ना। जो टीचर है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वो बालकों को अच्छा अधिगम प्रदान करे, लर्निंग बच्चों की अच्छी हो सके। तो यहाँ से देखिए, अनुभव प्रदान करना और उन्हें इस प्रकार निर्देशित और अभिप्रेरित करना है कि बालकों को निर्देशित गाइडेंस, आप उचित तरीके से बालकों को गाइड कर पाएँ, आप उचित तरीके से बालकों को मोटिवेट कर पाएँ, प्रेरित कर पाएँ, ठीक है, ताकि वे अपनी बौद्धिक, चारित्रिक, शारीरिक, भावनात्मक, सौंदर्यात्मक क्षमताओं का विकास करके समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें। अध्यापक के मुख्य उत्तरदायित्व क्या होते हैं? नंबर 1 तो कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन करना। दूसरी बात, उचित कक्षा प्रबंधन करना। क्लासरूम में बिना वजह का हुड़दंग नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, है ना, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। छात्रों का चारित्रिक विकास करना एंड छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करना। छात्रों के कार्यों का उचित मूल्यांकन करके उनकी प्रगति में सहायक बनना। अपने सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करना। प्रभावी सामुदायिक संबंध स्थापित करना। तो ये हमारे जो शिक्षक के उत्तरदायित्व हैं। शिक्षक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को विधिवत तरीके से निभाए। अब बात करते हैं सिलेक्शन स्टाफ की। उसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कर्मचारियों का चयन कैसे होता है, समझिए इस बात को, अच्छा टॉपिक है। एक बार पर्याप्त संख्या में आवेदकों के मिलने के बाद चयन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतने आवेदक हमको मिल जाते हैं। उसके बाद सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाती है। भर्ती प्रक्रिया का ये दूसरा स्टेज होता है। चयन प्रक्रिया में उन उम्मीदवारों को चुनना शामिल होता है जो सबसे अच्छी योग्यता को पूरा करते हैं, जो सबसे अच्छी योग्यता रखते हैं, जिसके मार्क्स अच्छे हैं, है ना। और इंटरव्यू में यदि लिया गया तो वहाँ पे भी देखा जाता है। और नौकरी के लिए सबसे बड़ी योग्यता जो रखते हैं उनको मौका दिया जाता है। चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया में संगठन और नौकरी आवेदक दोनों की ओर से आपसी निर्णय लेना शामिल होता है। संगठन ये तय करता है कि नौकरी की पेशकश करनी है या नहीं, है ना, और नौकरी का प्रस्ताव कितना आकर्षक होना चाहिए। नौकरी के लिए आवेदक ये तय करता है कि संगठन और नौकरी की पेशकश उसकी ज़रूरतों और लक्ष्यों के अनुरूप होंगी या नहीं। यानी कि संगठन ये तय करता है कि जो नौकरी की पेशकश है करनी है या नहीं करनी है। पहली बात तो नौकरी देनी है या नहीं देनी है, और नौकरी के लिए जो हम प्रस्ताव देंगे वो कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए, हम उसमें कितनी उसको सैलरी की बात करें, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ की बात करें, ठीक है, ये सब चीज़ें। और जो नौकरी लेने वाला है वो ये तय करता है कि जो फैसिलिटीज़, जो सैलरी उसको दी जा रही है वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। हालांकि जब नौकरी का बाजार बेहद तंग है तो चयन प्रक्रिया काफ़ी एक तरफा होगी। प्रत्येक पद के लिए अनेक उम्मीदवार आवेदन करेंगे। संगठन स्क्रीनिंग उपकरणों की श्रृंखला के आधार पर उन उम्मीदवारों का चयन करेगा जो सबसे उपयुक्त पाए जाते हैं। और एक विशिष्ट चयन प्रक्रिया एक मानक पैटर्न का अनुसरण करती है और इसमें निम्नलिखित चरण होते हैं। क्या क्या? प्रारंभिक स्क्रीनिंग होती है, फिर आवेदन रिक्त होते हैं, उसमें चयन परीक्षा होती है, फिर जो है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होता है, फिर रेफरेंस चेक होता है, उसके बाद शारीरिक परीक्षा होती है, फिजिकल एग्जाम होता है, और फिर लास्ट में जाकर के मेकिंग द सिलेक्शन यानी कि चयन प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम यूनिट 4 को शुरू करेंगे, शैक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और क्लास 15 कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद जो क्लास रहेगी हमारी 16 नंबर क्लास रहेगी। और हाँ, नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और नोट्स ले लीजिए। उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है जिसमें आपको लॉट ऑफ कंटेंट मिल जाता है। थैंक यू सो मच।